Hello friends, today we are going to learn a very important chapter for 12th board exam, that is redemption of debenture. ठीक है, इश्यू वाला पार्ट है, रिडेम्पशन वाला पार्ट है. आज हम सीखने वाले रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर. और यूजुअली मैंने देखा है स्टूडेंट को रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर में बहुत सारे कंसर्न आते हैं, पता ही नहीं चलता है कौन सी एंट्री कब करनी है, कौन सी एंट्री क्यों आ रही है, कौन सी एंट्री कब करनी है, कौन सी एंट्री कब नहीं करनी है. सो आज हम क्लियरली ये सीख लेंगे कि रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर में कौन सी एंट्री करनी है, कब करनी है और क्यों करनी है. सो आर यू रेडी विद दैट? श्योर? ओके, सो वी स्टार्ट विथ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर. हाँ, सो हाउ इट गोज. रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के लिए जो अपने को समझना है कि आई ऑलवेज से इट्स अ आउटसाइड इन. नॉर्मली सम कैसे करते हैं हम, पहले कोई भी टीचर बोलता है पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर क्वेश्चन पढ़ के समझो, फिर जाके उसका आंसर लिखो. नहीं, मैं बोलता हूँ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर में पूरा उल्टा जाएंगे. हम क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, हमको स्पेसिफिक एक पैटर्न आज हम सेट करेंगे, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग जाना है और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो चीजें मुझे चाहिए सिर्फ वही चीजें मुझे क्वेश्चन में से ढूंढनी है. तो विल सेट अप अ स्टेप्स, वो स्टेप्स वाइज जाएंगे तो अपना रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर आराम से कंप्लीट हो जाएगा. तो स्टेप 1 में सबसे पहली बात आती है इश्यू एंट्री. इश्यू मतलब इश्यू ऑफ डिबेंचर की एंट्री सबसे पहली आती है. जब भी रिडेम्पशन सम होगा उसमें सबसे पहली एंट्री कौन सी आएगी? इश्यू ऑफ डिबेंचर. अब इश्यू ऑफ डिबेंचर की एंट्री हर बार नहीं आएगी, उसकी कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है. मुझे जगह चाहिए इसलिए जो ये पार्ट हटा रहा हूं. इश्यू की एंट्री स्पेसिफिक कंडीशन पे आएगी. कब आएगी? व्हेन इट इज गिवन इन क्वेश्चन. मतलब क्वेश्चन में अगर स्पेसिफिक बोला हुआ है कि ए लिमिटेड इश्यूड सो एंड सो डिबेंचर, तो ही इश्यू की एंट्री आएगी. अगर बोला ए लिमिटेड हैव और हैड सो मच डिबेंचर्स, तो इश्यू की एंट्री नहीं आएगी. अगर किसी को इश्यू की एंट्री में कंसर्न है, इश्यू की एंट्री में बता नहीं रहा हूं, सो मेरा एक और वीडियो है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, तो वो आप वीडियो देखोगे तो इश्यू की एंट्री आप उसमें से अच्छे से समझ पाओगे. अभी मैं इश्यू की एंट्री के अंदर डिटेल में नहीं जा रहा हूं. अगर क्वेश्चन में दिया है कंपनी इश्यूड डिबेंचर्स, तो हम इश्यू की एंट्री करेंगे. इज इट क्लियर? फाइन. देन वी गो टू द सेकेंड एंट्री. Second entry is interest on debentures. अब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एंट्री कब आएगी, उसकी भी कंडीशन है. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एंट्री तभी आएगी जब क्वेश्चन में पूछा गया है. आप समझ रहे हो जो मैंने क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बोला? मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूं, मैं आउटसाइड इन मतलब जर्नल एंड मुझे जो चाहिए वो क्वेश्चन में देख रहा हूं. क्वेश्चन में अगर पूछा गया है तो ही मैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एंट्री करूंगा, नहीं तो मैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एंट्री नहीं करूंगा. और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एंट्री आती क्या है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज एक्सपेंस, तो आई विल राइट इंटरेस्ट, दैट इज IOD, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर. D stand for डिबेंचर, H for होल्डर, डिबेंचर होल्डर. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर एंट्री आएगी. लेकिन जब भी कुछ इनकम एक्सपेंस की बात आती है तो मोदी जी आके खड़े हो जाते हैं, बोले सारी की सारी इनकम आप नहीं लेके जा सकते, इसमें से कुछ परसेंटेज मुझे क्या देना पड़ेगा? टैक्स. सो यहां जो पूरे 100 रुपए में डिबेंचर होल्डर को दे रहा था, अगर क्वेश्चन में बोला है डिडक्ट TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, तो सारे पैसे डिबेंचर होल्डर को नहीं देके मैं किसको दूंगा? कुछ पैसे TDS गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे. मतलब अगर पहले 100 रुपए का इंटरेस्ट था तो पूरा समय किसको दे रहा था? डिबेंचर होल्डर को. अभी मैं पूरा 100 डिबेंचर होल्डर नहीं दूंगा. 100 रुपए इंटरेस्ट है, 90 रुपए डिबेंचर होल्डर को दूंगा, 10 किसको दूंगा? गवर्नमेंट को. तो ये मैंने किस चीज की एंट्री की? ये एंट्री मैंने की इंटरेस्ट ड्यू करने की. अब मुझे इसको पेमेंट करना पड़ेगा. सो पेमेंट करूंगा तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर होल्डर, ले भाई तू तेरा हिस्सा ले ले. गवर्नमेंट TDS, आप अपना हिस्सा ले लो और मेरी जेब से क्या जाएगा? पैसा जाएगा, रोकड़ा जाएगा. क्लियर है? सो इंटरेस्ट की एंट्री में वापस मैं बोल रहा हूं, TDS में बहुत जनों को कंसर्न होता है
इंटरेस्ट सबको पता है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट होगा, डिबेंचर को पैसा चुकाना है। टीडीएस के लिए सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि जैसे भी मैं इनकम एक्सपेंस की बात आ रही है, गवर्नमेंट बोलती है मुझे मेरा हिस्सा दे दो, तो हिस्सा मैंने गवर्नमेंट को दिया। सब 2 जनों को पैसे देने हैं तो 2 जनों को मैंने पैसे चुका दिए। क्लियर है? सो पहली दोनों एंट्री सबके लिए क्लियर है। पहली एंट्री इश्यू की एंट्री कब आएगी? इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। इसके बारे में डिटेल के लिए अलग से वीडियो है, इश्यू ऑन डिबेंचर्स। इंटरेस्ट की एंट्री हमने यहीं पे पूरी समझ ली है। ये बात क्लियर है सबके लिए? देन वी गो टू द एंट्री नंबर 3, या 3 से पहले मैं बोलता हूं प्री प्लानिंग ऑफ रिडेम्पशन। अब जो सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? प्री प्लानिंग ऑफ रिडेम्पशन। अभी मैं रिडेम्पशन की एंट्री नहीं कर रहा हूं, रिडेम्पशन के पहले कुछ गवर्नमेंट के रूल्स के साथ मुझे प्लानिंग करनी है। सो गवर्नमेंट का रूल क्या है? गवर्नमेंट का रूल सबसे पहला ये है, whenever I want to redeem debentures, उसके शुरू होने के 1 साल पहले, उसके शुरू होने के पहले साल मेरे पास DRR का बैलेंस होना चाहिए। क्लियर है? फिर गवर्नमेंट बोलती है DRR का बैलेंस है, उसके बाद आपको DRRI मतलब डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट का बैलेंस होना चाहिए। उस तरह से उस गवर्नमेंट के रूल्स है। सो ये रूल्स हमको फॉलो करने पड़ेंगे, वो भी मैं समझाऊंगा, लेकिन उसका एक एक्सेप्शन है। अगर बैंकिंग कंपनी है या फाइनेंस कंपनी है, इफ इट्स अ बैंकिंग कंपनी और फाइनेंस कंपनी, देन दिस रूल्स डजंट अप्लाई। किसके लिए अप्लाई नहीं करेगा? बैंकिंग एंड फाइनेंस कंपनी के लिए रूल अप्लाई नहीं करेंगे। मतलब अगर क्वेश्चन में बोल दिया AXYZ बैंकिंग लिमिटेड, अपने लिए पूरा पोर्शन ही पार्टी निकल जाएगा। HDFC फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, ये पूरा पार्टी निकल जाएगा। मतलब बैंकिंग और फाइनेंस कंपनी है तो ये अप्लाई नहीं होगा, बाकी सबके लिए अप्लाई होगा। तो इसमें कौन कौन से रूल्स है उसको चलिए हम डिटेल में समझते हैं। दैट इज माय एंट्री नंबर 3, मेंटेन DRR। ये शॉर्टकट है, उसको कहते हैं डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। एग्जाम में पूरा ही लिखेंगे, लेकिन अभी मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूं DRR, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। अब डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व की एंट्री क्या होगी? कोई भी रिजर्व क्रिएट करना हो तो रिजर्व या प्रोविजन कहां से क्रिएट होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से। सो मेरी एंट्री हो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू DRR, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। अब ये डिबेंचर रिजर्व एंट्री तो हो गई, बट इसमें कंडीशन है। कंडीशन है कि जब भी डिबेंचर में रिडेम्पशन शुरू करूं उसके पहले मिनिमम 25% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स क्या होना चाहिए? DRR में ट्रांसफर करना पड़ेगा। मतलब DRR में कितनी अमाउंट ट्रांसफर करनी है? 25% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर रिडीम। जितने में डिबेंचर रिडीम कर रहा हूं उसका 25%। तो पूरी डिटेल नहीं हटा के मैं सीधा क्या लिख देता हूं। सबसे पहली कंडीशन क्या है? DRR में कितना बैलेंस होना चाहिए? 25% जितने आप डिबेंचर रिडीम करने वाले हो उसका, बट 25% मिनिमम है। आप 100% भी कर सकते हो। अब 100% कब करना है? 100% तभी करना है जब क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ हो और वो जितना 100% है उसके सफिशिएंट है। फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए के डिबेंचर रिडीम किए तो नॉर्मली मैं कितना 10 लाख का 25% कितना होगा? 2,50,000। वो कर दूंगा 2,50,000। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का बैलेंस दिया है कि प्रॉफिट लॉस का बैलेंस है 12 लाख रुपए और DRR को 100% करूं तो कितना चाहिए मुझे? 10 लाख रुपए। अगर DRR का बैलेंस सफिशिएंट है मेरे पास सो मैं कितना मेंटेन करूंगा? 2,50,000 की जगह 100%। और थर्ड कंडीशन क्या है? गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में जितना बोला उतना ट्रांसफर करेंगे। सो इफ आई रिपीट, DRR की एंट्री सीधी है स्टेटमेंट ऑफ P&L टू DRR।
इसमें कितनी अमाउंट आएगी, तो तीन चीजें अपने ध्यान रखेंगे, तीन चीजें ध्यान रखेंगे। फर्स्ट, कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन में, 25%। अगर प्रॉफिट लॉस का बैलेंस दिया हुआ है और वो 100% के सफिशिएंट है, 100%, या थर्ड केस क्वेश्चन में स्पेसिफिक अमाउंट दे दी है, तो मैं चुप करके क्वेश्चन जो बोला वो सुन लूंगा। क्लियर है? फाइन। नेक्स्ट एंट्री आएगी और हम किस स्टेज पे है, प्री प्लानिंग ऑफ रिडेम्पशन। ओके, फिर एक सवाल आएगा, ये एंट्री कंपलसरी है कि नहीं है? ये एंट्री कंडीशनल थी, जब क्वेश्चन में पूछा हो तब इश्यू की एंट्री कंडीशनल थी। व्हेन इट इज आस्क्ड दिस एंट्री इज कंपलसरी, इसमें कोई कंडीशन नहीं, हर सब में ये एंट्री आएगी एक्सेप्ट बैंकिंग एंड फाइनेंस कंपनी। क्लियर है? नेक्स्ट एंट्री इसके अंदर आएगी, दैट इज माय एंट्री नंबर 4, मेंटेन DRRI। सो DRR क्या हो गया, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, वो तो DRR अपना था ही। I स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट। जो मैंने DRR में अमाउंट ट्रांसफर की है उसको अल्टीमेटली मुझे ट्रांसफर कहां करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, मुझे इन्वेस्ट कर देना आउटसाइड सिक्योरिटी में। तो इन्वेस्ट करूंगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, DRRI टू मेरी जेब से पैसे गए। अभी मैं नरेशंस पे फोकस नहीं कर रहा हूं, जब जब जर्नल एंट्री आएगी तब नरेशंस भी आएंगे, बट अभी मैं फोकस कर रहा हूं बेसिक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ऑफ द होल रिडेम्पशन चैप्टर। क्लियर है? फाइन। सो DRRI टू बैंक मेरी एंट्री हो गई। अब इसमें कितनी अमाउंट ट्रांसफर होगी, इसमें अमाउंट ट्रांसफर होगी 15%। इसमें और कोई रामायण नहीं है, DRI में सीधा है, जितना डिबेंचर रिडीम किया है उसका 15% मुझे कहां ट्रांसफर कर देना है, DRRI। और कोई इसके अंदर अपने पास कंडीशन नहीं है, क्लियर कट है। यहां पे ऐसे कंडीशन थी ना, 25% कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं, गिवन कर सकते हैं। DRRI में कोई कंडीशन नहीं है। हमको क्वेश्चन में जब भी डिबेंचर रिडीम करना है, 15% जितना डिबेंचर रिडीम कर रहा हूं उसका 15% मुझे कहां ट्रांसफर कर देना है, DRRI में। क्लियर है? चले आगे, एंट्री नंबर 5th। अगेन दिस एंट्री इज कंपल्सरी। एंट्री नंबर 5th इज इंटरेस्ट ऑन DRRI। ये मैंने रिजर्व में ट्रांसफर किया, उसको इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करूंगा तो इंटरेस्ट आएगा। सो इंटरेस्ट की एंट्री होती है बैंक TDS टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मेरी इनकम है, लेकिन जैसे मैंने बोला था पूरे पैसे मुझे नहीं मिलेंगे। सरकार बोलती है जो भी आपकी इनकम हो रही है उसका 90% आप ले लो, 10% TDS दे दो और टोटल आपका इंटरेस्ट कितना हुआ, 100। क्लियर है? सो इंटरेस्ट की एंट्री बैंक टू इंटरेस्ट TDS मुझे क्या करना है, डेबिट। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग, ये एंट्री वापस कंपल्सरी नहीं है, कंडीशनल है। ये एंट्री कब आएगी, जब इन्वेस्टमेंट के साथ, इन्वेस्टमेंट जो किया ना, इन्वेस्टमेंट के साथ परसेंटेज इज गिवन। मतलब जो मैंने इन्वेस्ट किया है, क्वेश्चन में बोला है कंपनी इन्वेस्टेड इन बैंकिंग बॉन्ड्स, डिफेंस बॉन्ड्स, और कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट या परसेंटेज नहीं दिया है तो ये एंट्री नहीं आएगी। लेकिन अगर क्वेश्चन में परसेंटेज दिया हुआ है, कंपनी इन्वेस्टेड इन 8% डिफेंस बॉन्ड्स, परसेंटेज दिया है तो ही एंट्री आने वाली है, कंडीशनल है। क्लियर है? श्योर। नेक्स्ट स्टेप इज एंट्री नंबर 6, दैट इज सेल ऑफ DRRI। सो मुझे क्या करना है, इन्वेस्टमेंट को सेल करना है। सेल करने की अगेन एंट्री बहुत सिंपल है, बैंक अकाउंट डेबिट, मेरे बैंक में पैसा आएगा, एंड DRRI इन्वेस्टमेंट गोज आउट। अगेन दिस एंट्री इज कंपल्सरी। दिस एंड्स द सेकेंड पार्ट। देखो हम कैसे जा रहे हैं, एक बार वापस क्विक रिवीजन कर लें। पहला पार्ट है इश्यू की एंट्री, सेकेंड इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंट्री। ये दोनों कंडीशनल है, ये क्वेश्चन में दिया है तो ही आएगा, ये कब आएगा, क्वेश्चन में पूछा गया है। ये 4 एंट्री 3, 4, 5 एंड 6,
उसमें से कि इंटरेस्ट वाली एंट्री छोड़ दो, तीनों एंट्री क्या है, कंपलसरी, और उनकी अपनी कंडीशंस है. एंड नाउ फाइनली आई कम अप टू द लास्ट पार्ट, दैट इज रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के लिए सबसे पहली एंट्री होगी, तो अपनी एंट्री नंबर 7 हो गई. तो डिबेंचर जब इश्यू करते हैं तो क्या करते हैं, क्रेडिट. रिडीम करना है तो -% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर. अब कोई बोले अगर ये प्रीमियम पे रिडीम किया है तो दिस इज रिडीम्ड एट पार. अगर प्रीमियम पे है तो एंट्री होगी वही -% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर. अगर पार पे है तो सीधा हो जाएगा डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर. प्रीमियम है तो -% डिबेंचर्स रिडेम्पशन प्रीमियम टू डिबेंचर होल्डर. ये एंट्री अगेन कंपलसरी. जो डबल टिक कर रहा हूं वो सारी एंट्रियां कंपलसरी है. देन कम्स एंट्री नंबर 8. इन दोनों को क्या करना है, पेमेंट. ये रिडेम्पशन की एंट्री, पेमेंट की एंट्री. तो पेमेंट की एंट्री क्या होगी, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक. डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक. पैसा चुका दिया. एंड लास्ट एंड फाइनल एंट्री ऑफ द चैप्टर इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. जो डीआर का बैलेंस अब बच गया है उसको कहां ट्रांसफर करेंगे, जनरल रिजर्व में. DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व. क्लियर है, फाइन. अब एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं. अब ये 9 एंट्री है. अब मैं पहले से वापस रिपीट कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ता हूं, मैं आंसर, मुझे 9 एंट्रियां करनी है. सो मैं क्वेश्चन कैसे देखता हूं, क्या क्वेश्चन में गिवन है ए लिमिटेड इश्यूड, तो इश्यू की एंट्री करूंगा, नहीं तो इश्यू की एंट्री नहीं आएगी. क्या क्वेश्चन में पूछा गया है पास इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंट्री, तो इंटरेस्ट की एंट्री आएगी, नहीं तो नहीं आएगी. देन प्री प्लानिंग ऑफ रिडेम्पशन, उसमें डीआरआर की एंट्री कंपलसरी है. उसमें 3 ऑप्शन है, 25%, पीएल का बैलेंस दिया तो 100%, और जो क्वेश्चन में बोला वो अमाउंट ट्रांसफर कर दूंगा. फिर वो पैसा इन्वेस्ट करूंगा. एंट्री कंपलसरी है. अमाउंट कितनी आएगी, जितना डिबेंचर रिडीम किया उसका 15%. फिफ्थ एंट्री इंटरेस्ट ऑन डीआरआई, कंडीशनल है. अगर इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज दिया है तो ही एंट्री आएगी, नहीं तो एंट्री आएगी नहीं. देन हमने क्या किया, सेल कर दिया डीआरआरआई बैंक टू डीआरआरआई. ये सारी चीजें कंपलसरी है, वो चीजें मुझे सीधी सीधी लिखनी है. देन रिडेम्पशन की एंट्री, पेमेंट की एंट्री, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. ये 9 एंट्री फॉलो कर लो, आपका रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर आराम से कंप्लीट हो ही जाएगा. लास्ट एक चीज इसमें और आती है, वो आता है, ये जो मैंने सारी बात की है वो सारी बात की है, इट्स अ लमसम मेथड. लमसम मेथड मतलब जितने डिबेंचर थे सारे के सारे एक साथ में रिडीम किए. क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिसमें मैंने इंस्टॉलमेंट में, जिसको बोलते हैं ड्रॉ ऑफ लॉट्स, मैंने डिबेंचर को एक साथ रिडीम नहीं करके कैसे रिडीम किया है, इन पार्ट्स रिडीम किया है. इन अगर पार्ट्स रिडीम किया है तो सेम पैटर्न सेम है. ऑब्वियसली इश्यू की एंट्री फर्स्ट ईयर में आएगी, सेकंड ईयर में तो इश्यू करूंगा नहीं. इंटरेस्ट के अंदर अगर पूछी गई है, एवरी ईयर इट विल कम, एवरी ईयर इट विल कम. डीआरआर हम पहली बार जब रिडीम करेंगे उस टाइम पे ही टोटल का 25% कर देंगे. फर्स्ट टाइम जब 3 इंस्टॉलमेंट रिडीम करना तो फर्स्ट टाइम पे ही 25% पूरा पूरा रिडीम कर दूंगा, डीआर में ट्रांसफर कर दूंगा. तो अगेन दिस इज वन टाइम. इन्वेस्टमेंट विल डू एवरी टाइम. 3 इंस्टॉलमेंट तो 3 बार उसको इन्वेस्ट करेंगे और 3 बार उसको क्या करेंगे, सेल करेंगे. इंटरेस्ट की एंट्री अगर परसेंटेज दिया है, अगेन इट इज टू बी रिपीटेड फॉर 3 years 3 टाइम्स. रिडेम्पशन की तीनों एंट्रियां कितनी बार रिपीट होगी, 3 बार. मतलब इन शॉर्ट
अगर लमसम मेथड है, लमसम मेथड है तो ये तो एक ही बार में एंट्री होगी। अगर इंस्टॉलमेंट है, ड्रॉ ऑफ लॉट्स है, तब अपने को ध्यान क्या रखना है, रिडेम्पशन वाला पार्ट 3 बार आएगा क्योंकि 3 बार रिडीम करना है। प्री प्लानिंग ऑफ रिडेम्पशन वाला पार्ट में जो इन्वेस्टमेंट की एंट्री और सेल की एंट्री कितनी बार आएगी, 3 बार आएगी। डीआरआर की एंट्री एक ही बार आएगी और बाकी ये 3 एंट्रियां तो ऑलरेडी कैसी है, ऑलरेडी ऑप्शनल है। क्लियर है? सो यहां मैं एक्सप्लेनेशन ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का पूरा मैं ये वीडियो खत्म कर रहा हूं। अगर आप चाहते हो कि इसको मेरे साथ प्रैक्टिस करके आपको पक्का कर लेना है, एक होता है समझना, अगर आप इसको सेल्फ स्टडी करके इसकी प्रैक्टिस कर लो 100% आपको ये पूरा चैप्टर आ जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि मेरे साथ ही आपको प्रैक्टिस करना है, सो मेरे नेक्स्ट वीडियो को आपको देखना पड़ेगा, विच इज सम्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये वीडियो किस चीज का है, एक्सप्लेनेशन ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अगर आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करना है तो आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, विच इज सम्स ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स।